नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे आप सभी का मैथ्स एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं राघवी, अनन्या, आरएल और वर्तिका। आरएल अपना कैमरा बंद रखेंगे और बाकी मेरे साथ कियान और हसमुख से अक्षत मौजूद हैं। क्लास में ग्रेड 7 का एक नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही उम्मीदों के साथ कि शायद ये चैप्टर हमें समझ में आ जाए, क्योंकि पिछली सारी क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा तो बच्चों को समझ में आ ही रहा था। और वर्तिका अभी हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले तो इन दो टर्म्स की बात कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। चलो अक्षत बताएगा बेटा, पेरीमीटर से क्या समझते हो? मुझे समझना है, मैं जानना चाहता हूँ कि पेरीमीटर, जब मैंने एक शब्द बोला तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर बननी चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया बताया। इन्होंने बोला कोई भी एक प्लेस आ जाती है तो उसकी पेरीमीटर के बारे में पता करने को हम एक प्रकार से पेरीमीटर बोलते हैं। मैं अनन्या से जानना चाहूंगा कि अनन्या बेटा, पेरीमीटर पे क्या आपके विचार हैं? पहले बच्चे कुछ बताएं। सर टोटल बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। अच्छा, अनन्या ने भी बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, आज ही मैंने सीखा है। मान लिए तो अनन्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया अनन्या ने? बोला कि किसी भी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। राघवी बेटा, इसमें कुछ और ऐड या घटाना चाहोगे आप? सर सम ऑफ ऑल द साइड, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम फेंसिंग का एग्जांपल लेते हैं तो सर उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसका जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। बहुत बढ़िया, इसने भी बहुत अच्छा बताया कि कोई भी बाउंड्री है उसमें उसकी जो बाउंड्री पे टोटल लेंथ होगी, जितनी भी अलग अलग बाउंड्री पे जाने के लिए जितनी भी लेंथ होगी उसको हम फेंसिंग का एग्जांपल लेके बिल्कुल सही बताया। वर्तिका बेटा, आप इसमें कुछ घटाना जोड़ना चाहोगे? सर सेम। सेम, ओके, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल दिया है। तो हमारे सामने कैसी भी शेप हो जाए, कैसी भी शेप हो जाए, शेप्स हमारे पास कितने प्रकार की होती है? जैसे ट्रायंगुलर शेप हो गई हमारे पास, ऐसे वाली शेप हो गई, फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर, ऐसी कैसी भी शेप हो गई। तो इन सभी शेप की एक बाउंड्री होती है। ठीक है, वो बाउंड्री क्या करती है? वो बाउंड्री उस शेप को 3 भागों में बांटती है। कौन से 3 भाग? एक उस बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा जिसको इंटरनल बोलते हैं, एक बाउंड्री वाला हिस्सा और एक बाउंड्री के बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब उस बाउंड्री की जो ओवरऑल लेंथ है, यहाँ पे जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओवरऑल लेंथ। तो उस लेंथ को नापते कैसे हम लोग? तो नापने के बहुत सारे यंत्र हैं हमारे पास। हम रूलर से नाप लेते हैं, हम इंची टेप से नाप लेते हैं। ठीक है, और कैसे नापते हैं हम लोग बाइक से भी नाप लेते हैं। पता है बाइक से नापते हैं? बाइक से नापना पता है आपको? बाइक में ओडोमीटर होता है, रीडिंग देखी है तुमने? ऐसे 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 रीडिंग होती है उसमें। यस, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। हाँ, तो ओडोमीटर होता है बेटा, इसके अंदर नंबर लिखे रहते हैं 2 3 4 5। हाँ, यस सर। राघवी के पास यस सर। स्कूटी है, राघवी के पास, देखना बेटा। देखा है। देखा है? ठीक है, तो तो जितना व्हीकल चलता है उतनी आदत। इसमें मान लो बेटा 2 3 4 5 0 है। ठीक है, और तुम थोड़ी देर चली और उसके बाद तुम्हारा आ गया 2 3 5 0 0। तो आखिरी वाली रीडिंग तो मीटर्स की होती है, उसके पहले किलोमीटर होती है। तो गाड़ी कितना चल गई? 5 किलोमीटर। पहले 45 पे थी, अब 50 पे हो गई। तो स्कूटी से भी हम क्या करते हैं? डिस्टेंस नाप लेते हैं, और सबसे आसान होता है स्कूटी से नापना। क्यों? इजी है ना, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पैदल तो थक जाएगा आदमी, 5 किलोमीटर नापेगा इंची टेप लेके? नहीं नापेगा। तो वहां पे किससे नापते हैं? स्कूटी से नापते हैं। स्कूटी नापती कैसे है? स्कूटी कैसे नाप लेती बताओ? ऑडोमीटर में क्या जादू होता है? मतलब कौन सा नंबर है ऐसे कि बोल दिया हाँ 5 किलोमीटर चलेगी? कैसे नापती है वो? पता है? नहीं पता। तो स्कूटी में एक टायर लगा होता है, ऐसे लगा होता है टायर। तो स्कूटी आगे कैसे जाती है? जब ये टायर ऐसे ऐसे घूमता है, जब ये टायर ऐसे ऐसे घूमता है, तो मान लो ये जो ए पॉइंट है, ये जब रोटेट होगा, मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है और वापस ए पे आएगा तो ये ऐसे आगे चला जाएगा। ऐसे ही होगा, जब ये रोटेट करेगा तो टायर आगे चला जाएगा। तो मान लो जब ये आगे चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और वापस ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये असल में क्या है? इस टायर की पेरीमीटर, इस टायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ द ओवरऑल बाउंड्री, लेंथ ऑफ द ओवरऑल बाउंड्री। समझ में आ गया? यस सर। तो किसी का भी पेरीमीटर निकालने का हम यहाँ पे फॉर्मूला भी देखेंगे,
निकालेंगे क्योंकि हमें अलजेब्रा तो आती है, हम लोग उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे और साथ में हम एरिया को निकालने का भी फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, अब एरिया क्या होती है, चलो मुझे अब एरिया बताना है। कौन बताएगा सबसे पहले? कियान बताओ बेटा। हाँ, कौन है वॉलंटियर? वर्ती, चलो वर्तिका बताओ बेटा। वॉलंटियर तो बहुत अच्छी बात है। सर जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हम बाउंड्रीज जो होती हैं लेंथ और ब्रेथ वो बाउंड्रीज निकालते हैं, और एरिया हम जब भी निकालते हैं तो अंदर का जो इंटीरियर होता है हम उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है वो हम उसको फाइंड करते हैं। नहीं फाइंड करते हैं, हमें तो पता ही होती है बेटा, लेंथ एंड ब्रेथ को हम फाइंड नहीं करते। सर जैसे कभी कभार हमें एक साइड जैसे लेंथ दी होती है तो हम ब्रेथ निकालने के लिए पूछते हैं, तो ऐसे। हाँ मान लो मैंने एक साइड दे दी, मैंने ये दे दिया बेटा, मैंने एक शेप बना दी आपके सामने, ये मैंने एक शेप बना दी, ये मैंने आपको लेंथ दे दी 15, तो मैंने आपसे ब्रेड्थ पूछ ली, कैसे निकालोगे ब्रेड्थ? सर इसमें रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो पहले तो पेरीमीटर तो पता ही नहीं है, पेरीमीटर तो पता ही नहीं है हमें। सॉरी इस उसमें सर मैं बताऊं? हाँ चलो ठीक है चलो राघवी को मौका देते हैं एक बार। राघवी बताओ बेटा। सर कोई भी शेप जब कोई भी शेप जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है सर उस स्पेस को हम एरिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया है, यानी एरिया मतलब क्या हो गया? एरिया मतलब स्पेस हो गया। ठीक है, जैसे पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर सबने क्या बोला? सर पेरीमीटर को तो हम बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, ये तो एरिया को कैसे बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। ठीक है, स्पेस से, चलो स्पेस से डिफाइन कर दिया। चलो इसमें और कुछ ऐड करना चाहती हो अनन्या बेटा? हाँ कुछ नहीं, आप बेटा कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? एरिया मतलब स्पेस। वर्तिका बेटा और कुछ इसमें? एरिया मतलब स्पेस। वर्तिका का क्या था कि वर्तिका को जवाब पता है, लेकिन वर्तिका बेचारी शब्दों का चयन नहीं कर पा रही थी, वो क्या कहना चाह रही थी वो गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा, है ना? मैं समझ गया था कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप कहते हो, कभी भी कोई सेंटेंस बोलते हो, तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस आपका सही होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं तो दोनों मैच नहीं होता है। ठीक है, तो सोच सही रही थी, बोल नहीं पा रही थी, वो भी यही कहना चाहती थी स्पेस के लिए, है ना? यही कहना चाह रहे थे। तो एरिया बेटा क्या होता है? अंदर की स्पेस होती है। ठीक है, अब अंदर की स्पेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। वर्तिका ने जो रेक्टेंगल बनाया, वर्तिका बताओ बेटा इसका ब्रेड्थ कितना मान ले? सर एक्स। एक्स नहीं बेटा, नंबर दे दो एक मुझे। अच्छा वेरिएबल नहीं, नंबर। ओके नंबर दे दो। अच्छा 10। ओके ठीक है बच्चों, तो ये मान लो कि 15 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो मैंने इस पे पेंटिंग करनी है। क्या करनी है? पेंटिंग करनी है। तो एक इंसान आया, बोला सर मैं पेंटिंग करूंगा, तो बोला कर दो पेंटिंग। तो बोला सर देखो मैंने कर दी पेंटिंग। ठीक है, इसने पेंटिंग कर दी। मैंने कहा यार तुमने अभी खाली लाइन पे पेंटिंग करी है। तो उसने बोला कि सर देखो मैंने 15 सेंटीमीटर तो पेंटिंग कर दी। मैंने बोला बेटा तो अभी लाइन पे पेंटिंग करी है। बोला पूरे इतने पोर्शन पे पेंटिंग करना है। तो उसने क्या किया, इसी के नीचे एक दूसरी लाइन खींची, फिर उसी के नीचे एक तीसरी लाइन खींची, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, ऐसे करके वो लाइन खींचता जा रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे वो लाइन खींचता जा रहा था। तो ये जो 15 सेंटीमीटर की जो लाइन थी, ये इसने कितनी बार खींची? 10 बार करीब करीब, है ना? यह कम से कम 10 बार नहीं भी खींची होगी तो 10 तो आ ही जाएगा, मतलब यूनिट में तो 10 आएगा ही आएगा। तो हमारा एरिया क्या निकला? 15। अगर मैं 15 को 10 बार जोड़ दूं, 15 को 10 बार जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये 15 इंटू 10, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। कंटिन्यूस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन बोल देते हैं। तो इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में आया? क्योंकि सेम लेंथ कितने टाइम्स जाती है? ब्रेड्थ टाइम्स जाती है। तो इसीलिए हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ बना देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक एग्जाम्पल था, अलग अलग शेप की अलग अलग एरिया आएगी, उन सबकी एरिया और पेरीमीटर को निकालने का अब हम फॉर्मूला जानेंगे। मेरे ख्याल से बेसिकली एक फाउंडेशन तैयार हो गई जिसमें सबको समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कियान बेटा समझ में आया? कियान बेटा आया बेटा समझ में? ओके बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे पहले शेप हमारी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल।
तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल हमारे सामने है, और कियान बताएगा बेटा स्क्वायर क्या होता है। कियान बताओ बेटा स्क्वायर क्या होता है, चलो बताओ। ओके, कियान ने बोला स्क्वायर एक शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती है, बिल्कुल सही जवाब। उन 4 साइडों की क्या खासियत होती है अक्षत? ओके, इसने बोला कि चारों साइड्स इक्वल मेजर होती है, मतलब लेंथ भी उसकी सारी साइड्स की बराबर होती है। बहुत बढ़िया। और क्या प्रॉपर्टीज होती है वर्तिका? सर इक्वल लेंथ होती है और हर 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, बस बस बस। तो 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात बताई गई कि 4 साइड होती है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। कियान ने बोला है कि 4 साइड्स होती है। ओके, उसके बाद अक्षत ने बोला है कि इक्वल साइड्स होती हैं। फिर इसके बाद वर्तिका ने क्या बोला? वर्तिका ने बोला कि इक्वल एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि क्लास में जितने बच्चे हैं हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही दे। चलो मौका दिया जाता है अनन्या को। अनन्या तुम भी कुछ इक्वल बता दो, बोलो और क्या इक्वल होता है। चलो शाबाश। सर उसके वर्टिसेस इक्वल होते हैं। वर्टिसेस तो इक्वल नहीं होते। वर्टिसेस इक्वल का मतलब होता है सारे वर्टिसेस एक ही जगह आ गए। वर्टिसेस तो कोइंसाइड करते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। वर्टिसेस को कैसे इक्वल करोगे बताओ। ये वाला पॉइंट मैंने बनाया और ये वाला पॉइंट बनाया, मैं कह दूंगा दोनों पॉइंट बराबर है। क्या कभी कोई 2 पॉइंट बराबर हो सकते हैं? इस दुनिया में कोई माइका लाल 2 पॉइंट बराबर बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि पेंसिल की डार्कनेस चेंज हो जाती है। मैंने पहले मारा टक, फिर मारा टक, एक पॉइंट मोटा हो जाता है, एक पॉइंट पतला हो जाता है। तो वर्टिसेस तो बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। एक बात और यहां से जान लो कि किसी भी पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। किसी भी पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि पॉइंट बना दिया 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है, नहीं बोलते, नहीं बोलते। ये मैथ्स में कन्वेंशन में माना जाता है। जब भी कोई लाइन खींचते हैं तो उसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती। लेंथ किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की। लाइन की लेंथ नहीं होती, लाइन तो इनफाइनाइट दोनों तरफ जाती है। आ रहा है समझ में? हाँ, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो और क्या इक्वल होता है? चलो राग भी बताओ बेटा। सर स्क्वायर में उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओके, ये भी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया बता दी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। सम ऑफ 4 एंगल्स। सर जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वो तो बता दिया बेटा, और एक वो तो वर्तिका ने बता दिया था कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और बताओ, और क्या खास बात होती है स्क्वायर में? और कुछ इक्वल नहीं होता? किसी को नहीं पता और कोई इक्वल? सर वर्टेक्स इक्वल होते हैं। अरे तो अभी तो बेइज्जती नहीं मतलब सर 4 वर्टेक्स होते हैं, ये भी क्या बोल क्या सकते हैं। क्या क्या? 4 वर्टेक्स होते हैं। हाँ, 4 वर्टिसेस होती है, ये बात सही है। 4 वर्टेक्स होती है, लेकिन वर्टिसेस अभी अभी बताया था कि इक्वल नहीं हो सकती है। 2 डॉट बना के बताए थे ना, दिमाग में निकल जाता है। चलो, और क्या इक्वल होता है बताओ। और किसी स्क्वायर के अंदर क्या क्या और क्या होता है बताओ। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, बढ़िया बात बोल दी, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलो और बताओ। तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि स्क्वायर के अंदर और क्या होती है? और भी कोई चीज होती है? पेरीमीटर नहीं बेटा। सर राइट एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं। नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। तो एक बढ़िया बात बोली कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, शाबाश। तो हमने लिख दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और बताओ। और एक खास बात होती है कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से सुन लो। 4 साइड्स होती हैं, सभी को पता है। 4 एंगल होते हैं, सभी को पता है। चारों साइड इक्वल होती हैं, सभी को अब पता चला। चारों की चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये भी सबको पता चला। सम ऑफ 4 एंगल्स 360 डिग्री होते हैं। 4 वर्टेक्स होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। ये क्या होती है? हमारे स्क्वायर की 6 बेसिक प्रॉपर्टीज, 6-7 प्रॉपर्टीज होगी, टोटल 9 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको। तो ये जानना तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा सा ही जरूरी था। असली जरूरी बात अब आएगी, आगे चलते हैं हम लोग।
So Ayush and Diksha made pictures. Ayush made his picture on a rectangular sheet of length 60 centimeter and breadth 20 centimeter, while Diksha made hers on rectangular sheet of 40 centimeter and breadth 35 centimeter. Both these pictures have to be separately framed and laminated. Framed समझते हो ना, उसके चारों तरफ फ्रेमिंग करनी है, यानी फ्रेमिंग करने का जब सवाल आया, जब फ्रेमिंग करने का सवाल आया तो असल में किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की। फ्रेमिंग चारों तरफ करते हैं, ठीक है, ये शब्द ध्यान देना। एंड लैमिनेटेड, लैमिनेशन किस पे होती है? लैमिनेशन क्या होता है? अच्छा पता नहीं, पर ये भी उसी में आ जाता है, ठीक है। तो लैमिनेशन शब्द जब भी आएगा जिंदगी में, किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। और अगर आईब्रो खाली सेट करनी है तो पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तब किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की। लेकिन अगर लैमिनेशन करना है तो, फाउंडेशन करना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे एरिया की बात हो रही है। तो हु हैज टू पे मोर फॉर फ्रेमिंग इफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इज ₹3 पर सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का पोर्शन में फ्रेम कराऊंगा तो 3 रुपया देना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है कि किसमें ज्यादा पैसा दिया गया, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 रेक्टेंगल हैं, दोनों का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। दोनों में कितना कितना पैसा दिया गया वो निकालना। चलो निकालना शुरू करो बच्चों। नाम देख लो क्या है, आयुष है और दीक्षा है। दीक्षा प्यारा नाम लग रहा है, मुझे लग रहा है यही महंगा इसी के पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या हो गया? 60/20। और इसका क्या शेप था? 40/35। चलो बच्चों निकालो। किसकी फ्रेमिंग की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है? पेरीमीटर निकालना है बच्चों, आप लोगों ने लिखना है P = 2 टाइम्स L + B। दोनों पेरीमीटर निकालो। चलो बच्चों शाबाश। सर मेरा इक्वल आ रहा है। इक्वल आ गया? यस सर। इक्वल तो नहीं आएगा बेटा। आयुष ने ज्यादा पैसे किए? बिल्कुल ज्यादा पैसे पे किए उसने। 30 या 50। तो पहले वाला आयुष कितना पेरीमीटर आया उसका फ्रेमिंग का? 160 मीटर। वो जब घुमा होगा चारों तरफ, उसके लकड़ी घूमी होगी, कितना है? 160 मीटर। और दीक्षा का कितना गया है? 150 मीटर। ठीक है, तो कितने का गैप है? 10 मीटर का। तो अगर पूछेंगे तो आयुष ने 30 रुपये ज़्यादा दिए होंगे। 1 मीटर पे 3 रुपये ज़्यादा दे रहा है, तो 10 मीटर पे कितने पैसे ज़्यादा दे रहा है? 30 रुपये दे रहा है ज़्यादा। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन इज 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 रुपये। बताओ बच्चों लैमिनेशन की कॉस्ट किसकी ज़्यादा आएगी? लैमिनेशन की कॉस्ट निकालो। सर आयुष की ज़्यादा है। आयुष की ज़्यादा है? यस सर। आयुष का कितना एरिया है बच्चों? 1200। दीक्षा का कितना है? आयुष का कैसे ज्यादा आ रहा है बेटा? दोनों चीजें आप एकदम उल्टा उल्टा बता रहे हो, क्या है? सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशंस। लैमिनेशन में अभी अभी बताया था कि एरिया निकालते हैं। अगर 60 × 20 करेंगे कितना आएगा? 1200। और 35 × 40 करेंगे तो कितना आएगा? 1400। आपका कैसे आया? आयुष का कैसे ज्यादा आया बेटा? तो मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं। डिवाइड कर दिया। किसको? 60 को 20 से डिवाइड कर दिया? हाँ, किसको 2 से डिवाइड कर दिया? सर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों? सर क्योंकि उसकी कॉस्ट पूछी थी ना।
तुमने सवाल गलत समझा बेटा। सवाल पूछा गया था कि 2 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लैमिनेशन की कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तुमने यही समझा सवाल, सबने यही समझा। तो लैमिनेशन निकालने के लिए सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकाला, कितना आया बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने 60 को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1200। और दूसरे का एरिया निकाला दीक्षा का, तो कितना आया 40 इंटू 35। तो बट ऑब्वियस था, इसका एरिया ज़्यादा है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अगर कॉस्ट निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहले वाले की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹2400, और दूसरे वाले की कॉस्ट कितनी आएगी 2800। तो इससे 400 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे दीक्षा के। समझ में आ रहा है? एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर निकालने के लिए 2 टाइम्स L प्लस बी करते हैं। किसी को इस फॉर्मूले में डाउट है कि सर 2 टाइम्स L प्लस बी क्यों आता है? ये सबको पता है ये फॉर्मूला, ये जो मैंने लिखा 2 टाइम्स L प्लस, सबको पता है क्यों आता है? पक्का? सोच लो, फिर मैं पूछ लूंगा अभी। चलो फिर मुझे अनन्या बताएगी बेटा ये फॉर्मूला डिराइव करो कि 2 टाइम्स L प्लस बी कैसे आएगा। ये तुम्हारे सामने रेक्टेंगल है, ये तुम्हारे सामने लेंथ है, ये तुम्हारे सामने ब्रेड्थ है। ये तुम्हारे सामने रेक्टेंगल दे दिया मैंने ABCD। तुम्हें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है, आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी। ये फॉर्मूला कैसे आता है बताओ? तो क्योंकि दोनों साइड की साइड इक्वल होती है, इसलिए L प्लस बी आते हैं, इसलिए हम लोग उसको 2 इंटू L प्लस बी लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसने बोला कि सर अगर हमें यहाँ से यहाँ तक वापस जाना है, पूरी बाउंड्री पे टहलना है, जो कि मैंने शुरू में कहा था, तो सर पहले मैं L जाऊंगी, फिर मैं B जाऊंगी, फिर मैं L जाऊंगी, फिर मैं B जाऊंगी। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2 बार L जुड़ता है, 2 बार B जुड़ता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ सर, क्योंकि मुझे मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है। 2 नंबरों को अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा L प्लस बी। इससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। कैसे आसान होती है, अगर मैं आपको 2 नंबर बोलूँ 2 इंटू 10 और 2 इंटू 5, और मैं बोलूँ 2 इंटू 15, तो कौन सा आसान होता है तरीका? 2 इंटू 5 और 2 इंटू 10। ये वाला तरीका कभी कभी आसान हो जाता है। इन नंबरों को पहले जोड़ दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जोड़ना हमेशा मल्टीप्लाई से आसान है, जोड़ना हमेशा मल्टीप्लाई से आसान है, ठीक है। चलो बच्चों यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। What would you need to find area and perimeter to answer the following? How much space does a blackboard occupy? ये ब्लैकबोर्ड कितनी स्पेस लेता है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगला सवाल अनन्या के लिए। What is the length of the wire required to fence the rectangular flower bed? क्या इसमें पता करना है हमें? पेरीमीटर, ठीक है बेटा, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलना है। चलो वर्तिका बेटा अगला बताना अपने। व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क? 2 राउंड ट्रायंगुलर पार्क के निकालने के लिए क्या डिस्टेंस ट्रेवल करिए, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें? बहुत बढ़िया, आप भी मुस्कुराते हुए, सीरियस नहीं होना है, ठीक है, मुस्कुराते हुए। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल? कियान बताओ बेटा, इस सवाल में हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्लास्टिक शीट हमें कितनी बिछानी पड़ेगी स्विमिंग पूल को पूरा कवर करने के लिए? क्या चाहिए होगा इसमें बताओ? एरिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया? सबको लगा एरिया इसमें, है ना? चलो, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? राघवी बताओ, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सर अच्छा सर हाँ चलो अनन्या बताएगी, चलो शाबाश, कोई बात नहीं। सर ऐसा शेप जिसके सारे एंगल साइड इक्वल है, साइड्स ओके, इक्वल। ऐसा पॉलीगन जिसके सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एनी पॉलीगन विच हैज ऑल द साइड्स एंड एंगल्स इक्वल इज नोन एज ए रेगुलर पॉलीगन।
तो रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी साइड्स हैं और जितनी एक साइड की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये पेरीमीटर समझ गया आपको। तो स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यानी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4s। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है और जल्दी से आंसर देना है, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है। ये बच्चों 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी 15 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का एक खेत है, ठीक। इस खेत में एक भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि भैया ये चीटिंग हुई है, इस पोर्शन में, ये सरकारी ज़मीन है, इस पोर्शन में क्या बनेगा, खेत के कोने में क्या बन जाता है, वॉशरूम बना रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें तो उन्होंने बोला कि मैं 5 बाई 5 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर नहीं मीटर, सबको मीटर में कर देते हैं, 5 मीटर का तो बाथरूम बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन चलो पब्लिक है तो सभी के लिए कर देते हैं। तो 5 मीटर बाई 5 मीटर का वॉशरूम काट दिया उन्होंने, ठीक है, उस बेचारे आदमी से, उसने सरकारी ज़मीन घेर रखी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समझ में आ रहा है सवाल, अभी सवाल पूछूंगा। अब सवाल ये है कि आपको बताना है कि ये जो इंसान है ए, इस इंसान के खेत के पेरीमीटर में कितना अंतर आएगा। सवाल ध्यान से सुन लो, इस इंसान के खेत के पेरीमीटर में कितना अंतर आएगा, यानी अब जो पोर्शन निकल गया है, ये पोर्शन है नहीं उसके खेत में, याद रखना, ये पोर्शन निकल गया है, उतनी जमीन चली गई है, वहां पे अब क्या बन गया है, वहां पे पब्लिक टॉयलेट बन गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस खेत के पेरीमीटर में कितना फर्क आएगा, फटाफट से बता दो, चलो शाबाश। 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। 10 मीटर, बहुत बढ़िया। राघवी ने पहला सवाल दिए का जवाब दिया है जो कि गलत है, पर मैं बता देता हूँ सबको। तो राघवी ने बोला 10 मीटर। चलो और कोई बताएगा, अरे मतलब एक ने गलत बोल दिया तो तुम लोग अब ट्राई भी नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है ऐसे ऐसे गर्दन लेने लग गए, ये तो निकल जाएगा आराम से। राघवी अब तुम सही निकालना शुरू करो। हाँ सर, मैं कर क्या बेटा, सवाल समझ में आ गया ना, सवाल तो सिंपल है, सवाल में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या है। अनन्या बेटा ऐसे डाउट से क्यों देख रही हो, सवाल समझ में आया। एक इंसान था, उसका खेत था, उस खेत में से 5 बाई 5 मीटर का स्क्वायर निकाल लिया गया। तो अब जो उसका पेरीमीटर बना है और पहले जो उसके खेत का पेरीमीटर था, उसमें कितने का फर्क आएगा। सर 25 मीटर का। अच्छा, ये पूछ रही हूँ मुझसे, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने एरिया नहीं पूछा है, मैंने पेरीमीटर पूछा है, ध्यान देना। सर 40 मीटर। 40 मीटर, वर्तिका ने बढ़िया जवाब दिया है, वो भी गलत है। वर्तिका ने कहा है कि 40 मीटर। बताना ये है कि पहले जो पेरीमीटर था और अब जो पेरीमीटर है उसमें कितना चेंज आया है, मतलब ज्यादा हो गया है कि कम हो गया है, कम हो गया है, कितना कम हुआ है, 20 मीटर कम हो गया। यान ने बोला है कि 20 मीटर कम हो गया। चलो मुझे 3 प्रकार के नंबर मिल गए यहाँ पे, बड़े डिफरेंट आंसर मिले हैं। हाँ देखो, राघवी ने 10 बोला, कियान ने उसका डबल गलत बोला और वर्तिका ने उसका भी डबल गलत बोला। चलो और कोई है जो इसमें 80 भी डाल देगा, बोलो, है कोई। अनन्या का जवाब नहीं आ रहा है इसमें, अनन्या बताओ क्या लिखूं। तुम खाली सोच ही रहे हो कि कर भी रहे हो कुछ। सर ये आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में। नहीं, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, मतलब 10 मीटर, 10 मीटर। इसने बोला कि मैं कम गलत होना चाहता हूँ बाकी सब तो डबल गलत हो रहे थे, तो इसने बोल दिया 10 मीटर है। तुम लोगों ने में से किसी ने निकाला, पेरीमीटर निकाला? Yes, किसने sir. निकाला? वर्तिका बताओ, पहले कितना पेरीमीटर आया था? सर 50 कितना? 15? 50 आया था पेरीमीटर, ठीक है। चलो सभी का पहले 50 आया था, Yes, sir. ठीक है। अभी बताओ कितना आया है? अभी क्या 50, अभी बताओ दोबारा कितना आया? 40 आया। क्यों, कैसे 40 आया, चेक करो। यहाँ से यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा? 15। यहाँ से यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा? 10।
तो 15, 10, 25, 10, 35, यहाँ से यहाँ नीचे आएगा 5 मीटर, कितना हो जाएगा 40, 40 के बाद 5 ऐसे जाएगा 45, 5 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 50। तो उसके पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं आएगा, पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं आएगा, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए आ जाएंगे तुम लोगों के लिए कि देयर वाज ए फार्मर हु वाज हैविंग ए क्रॉप और कोई आया उसकी जमीन हड़प गया तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज आया, तुम लोग 10, 20, 30, 40 कर दोगे, आंसर है 0। पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि जो भी जमीन काटी गई, मान लो इधर की जमीन काटी गई तो इधर तो ये जा ही रहा है ना, ये कम थोड़ी हुआ है, ऊपर से कम हुआ है तो नीचे तो आ गया ना। और ये वाली जमीन जो चली गई ये बाउंड्री में इस तरफ नहीं आ गई, जो इतना पोर्शन तुम कह रहे हो कम हो गया तो ये इधर आ गया ना, बाउंड्री में तो इधर आ गया, बाउंड्री तो उसकी है ही ना, कि ये पोर्शन उसकी बाउंड्री में नहीं है, बताओ ये पोर्शन उसकी बाउंड्री में नहीं है, तो इधर वाली बाउंड्री इधर शिफ्ट हो गई और ऊपर वाली बाउंड्री नीचे शिफ्ट हो गई, तो उसके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बाउंड्री तो एज इट इज ही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे सर अगर पूछते कि एरिया में कुछ फर्क पड़ा तो उसमें होता ना? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, एरिया में तो अनन्या ने बता ही दिया था 25 मीटर स्क्वायर, एरिया में तो इतना पोर्शन गायब हो गया ना, स्पेस चली गई ना, पर बाउंड्री नहीं जाती, पर बाउंड्री नहीं गई। समझ में आया सबको? यस। आ गया। लेकिन ये शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, कोई यहाँ से सर्कुलर काट लेगा तो नहीं, सर्कुलर तो काट ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ कोना मैच नहीं होगा ना, सर्कुलर काटने के लिए तो कोने से कोना मिलना चाहिए ना, तो कोने से कोना मिलेगा नहीं। ऐसे एक और क्वेश्चन तो जब आंसर उसका 0 ही है बेटा तो दूसरा क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर भी 0 ही आएगा सबका। पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आता, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो चलो देखो अब ये इस केस में क्या होगा, पेरीमीटर बढ़ जाएगा कि चेंज आएगा कि नहीं आएगा चेंज? इसमें आएगा। इसमें आएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस सर। क्योंकि वो बेचारी ये तो चली है पर यहाँ 2 जगह एक्स्ट्रा चल गई, यहाँ पे पेरीमीटर और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। जो बाउंड्री है बाउंड्री बढ़ती जा रही है, जितनी खुदाई करते जाओगे उतनी बाउंड्री बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें पता है इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ होता है? तुम में से कोई कभी दर्शन करने गया है कहीं पे, किसी ऐसी भगवान की जगह पे? हाँ, तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसी टेक्निक का इस्तेमाल पुलिस वाले कैसे करते हैं। मान लो ये तुम्हारा बड़ा सा मंदिर है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा बड़ा सा मंदिर है, इस मंदिर में ये इतनी स्पेस है और मान लो यहाँ पे कहीं भगवान है, हमारे यहाँ पे कहीं भगवान है। अगर यहाँ पे हर जगह आदमी घुस जाएगा तो सब एक दूसरे से टकराते ही रहेंगे। हाँ, जय माता दी टक, जय माता दी ऐसे करते रहेंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं भैया एरिया में नहीं बांटेंगे तुमको बांट देंगे हम पेरीमीटर में। तो वो कैसे करते हैं, वो ऐसे लेके जाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे घुमा देते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन और आती है ऐसे। इस आदमी को यहाँ तक जाने के लिए पहले ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे आना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे जाना पड़ता है। ऐसे करते 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 लास्ट में यहाँ पे जाके कहीं उसकी एंट्री होती है। तो कोई आदमी लड़ता नहीं है, सब बस जय माता दी जय माता दी ऐसे करते हुए आगे हुआ है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेरीमीटर बढ़ा दे रहे हैं। क्या बढ़ा दे रहे हैं, पेरीमीटर बढ़ा। एरिया तो बढ़ा नहीं सकते पर बाउंड्री बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, मजा आया सुन के कॉन्सेप्ट? तो तुम लोग बड़े होके कोई पुलिस वाला बनेगा तो ऐसा कर लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद सेवरल सच शेप्स एंड कटआउट्स, यू माइट फाइंड यूजफुल टू ड्रॉ दीज शेप्स। चलो ठीक है, अब एक सवाल पूछते हैं बच्चों आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन उम्दा दर्जे का होना चाहिए। किसी के मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत है तो उसको सुधार लो बच्चों।
ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं पहले समझाता हूँ और फिर हम जब सवाल आएंगे तो उसको करना सीखेंगे। तो पहला सवाल ये है हमारे सामने कि एक डोर फ्रेम है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 3/2 मीटर। तो जब भी पहली वाली डायमेंशन होती है इसको हम हमेशा लेंथ नापते हैं, तो हमेशा लेंथ नापते हैं। कोई बोले कि सर ये ब्रेड्थ हो सकती नहीं है क्या? हो सकती है, लेकिन कन्वेंशन ये है, हमारे पूर्वजों ने पहले वाले को लेंथ माना और बाद वाले को ब्रेड्थ माना, तो हम भी वही मानेंगे। तो मिसाल के तौर पे इस वाली चीज़ को हम लेंथ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? A door frame of the dimension 3/2 meter is fixed on the wall of dimension 10/10 meter। तो बेटा डोर फ्रेम फिक्स किया गया, सॉरी, तो फिक्स तो ये किया गया, तो इसकी लेंथ ये हो गई और ब्रेड्थ ये हो गई, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 10/10 मीटर की। बोला जा रहा है फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल if the labor charges for painting 1 meter square of the wall is rupees 2.5। 1 मीटर ऑफ स्क्वायर को अगर 2.5 रुपीज में पेंट करता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये समझते हो क्या मतलब होता है इसका? कि मैंने 1 मीटर ब्रश ऐसे मारा और 1 मीटर ब्रश ऐसे मार दिया, इतने पोर्शन को जब मैं पेंट कर दूंगा तो कितने रुपए छीन लूंगा? छीन लूंगा कि मांग लूंगा? मांग लूंगा। बोलूंगा सर 2.5 रुपये दे दो, ये मैंने पेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 2.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पेंट करने का कितना पैसा लगेगा? चलो निकालो आप लोग, सब लोग, शाबाश। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस ऑफ पेंटिंग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा बच्चों? 6 मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग कितना है बच्चों? रुपीज 2.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेबर चार्जेस, ज्ञान बेटा जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाता है बेटा? रेट इनटू एरिया। तो रेट कितना है? 2.50, एरिया कितना है? 6। चलो बच्चों कौन बताएगा मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 15 क्या है बेटा? रुपीज, अरे वाह क्या बात है, शाबाश कियान। ये लिखे बेटे, स्टेप्स लिखे आपने? तो मेरा भी 15 ही आ रहा है। आपका भी 15 आ रहा है? यस, तो मेरा भी 15 ही आ रहा है। ओके, सबका 15 आ रहा है, ठीक है बेटा। अब तो जब सभी का सेम पैसा आ रहा है तो सब लोग 15 रुपए दे देना। लेकिन हमने पेंट पता है क्या किया? हमने पेंट किया डोर, दरवाजे तो पेंट करना ही नहीं था। पेंट क्या करनी थी? वॉल। तो जो गलती आप लोग एग्जाम में कर दोगे वो गलती आपने अभी सीख ली, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। वॉल कहाँ पे है? ये डोर वाला नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे जोश में क्वेश्चन नहीं करना है, सही से करेंगे दोबारा से। तो सही से कैसे करेंगे? तो यहाँ तक तो सही था। एरिया टू बी पेंटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बच्चों 10 × 10 - 3 × 2, ठीक है। पूरी एरिया में से डोर की एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 94 आ जाएगा। कितना आएगा? 94। और फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 94 से, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों? चलो बताओ। तो 100 से मल्टीप्लाई करते कितना आता? 250।
और 15 रुपये माइनस कर दो उसमें से। ये समझ में आया? 250 माइनस 15 कैसे किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। मैंने लिखा 2.50 इंटू 100 माइनस 6, तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 250, और 6 से मल्टीप्लाई तुमने कर ही लिया था, तो आंसर क्या आया? 235। ठीक है, 235 रुपीस। बोलो, किसी को डाउट? नो सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो शाबाश। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन रागवी पढ़ेगी बेटा। रागवी बेटा ऐसे पढ़ना है आपने, पहले पढ़ने का तरीका समझ लो। ठीक है, पढ़ने का तरीका ऐसे होना चाहिए आपका कि जब क्वेश्चन आप पहली बार में रीड कर रहे हो तो आप हम सबको समझा भी रहे हो और खुद भी समझ रहे हो, ताकि दोबारा जब मैं आपसे पूछूं तो आप इस पोजीशन में हो कि आप बता सको कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो स्पीड उस हिसाब से रखना। ठीक है, चलो शाबाश पढ़ो। The area of a rectangular sheet is 500 centimeters square. If the length of the sheet is 25 centimeter, what is its width? Also find the perimeter of the rectangular sheet. ठीक है, ये वही सवाल है जिसका जवाब वर्तिका ने मुझे दिया था सबसे पहले कि सर लेंथ दी होती है, विड्थ फाइंड करने को दिया जाता है और फिर एरिया हमें गिवन होगा। तो अगर हम एक फॉर्मूला देखें, अभी तक जो हमने फॉर्मूला देख रहे थे, क्या था फॉर्मूला बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं तो मुझे अनन्या बता देगी कि इसमें 3 वेरिएबल हैं। शाबाश, लड़का होशियार है, ये तेज है, तुम लोग तेज नहीं हो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कितने वेरिएबल है बेटा इसमें? कितने वेरिएबल हैं इसमें? 3 वेरिएबल है। 3। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? 3 तो दिख रहे हैं मुझे, पी, ए और बी। चौथा कौन सा है? तो इसमें से कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला सवाल पेरीमीटर पूछ लेगा, दूसरा सवाल पेरीमीटर और लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ पूछ लेगा, और तीसरा सवाल पेरीमीटर और ब्रेड्थ दे देगा तो लेंथ निकालनी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है नहीं, एरिया दिया हुआ है, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला लगेगा A इज इक्वल टू एल इंटू बी। इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें से जो वैल्यू निकलेगी उसको इस वाले क्वेश्चन में पुट करो और फिर आंसर निकालो। चलो शाबाश, ये क्वेश्चन सर पुट आप करो। क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर सकते हो, मेरे को दिख नहीं रहा। ओके बेटा, जो चाहे वो पहले निकाल दो, सवाल आपके सामने दिया हुआ है, जो भी चाहे वो पहले निकाल लो, जिसमें जो निकालने की शक्ति है वो अपने आप उसको निकाल लेगा। चलो शाबाश। पेरीमीटर पहले निकलेगा ही नहीं बेटा, जब आपको बी ही नहीं पता है तो निकालोगे कैसे? बी तो पहले वाले पार्ट से निकलेगा। देखो फाइंड इट्स विड्थ पूछा है, पहले विड्थ निकलेगी और फिर पेरीमीटर निकलेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सोचना नहीं, सीधे फॉर्मूला लिखो। A इज इक्वल टू एल इंटू बी, वैल्यू डालो। एरिया कितना दिया हुआ है? 500। लेंथ कितना दिया हुआ है? 25 इंटू बी। बी की वैल्यू निकालो, वो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सर ब्रेथ 20 होगी। ब्रेड्थ आ गई तो पेरीमीटर भी आ जाएगा 90। बहुत बढ़िया। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 500 इज इक्वल टू 25 इंटू बी। बी की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है बच्चों 2 इंटू 20 प्लस 25, 2 90 इंटू centimeter. 45, 90 सेंटीमीटर। क्लियर है? ज्ञान बेटा समझ में आया? लिख लिया आपने? बोलो बेटा, राघवी हो गया? यस सर, कर लिया था। अनन्या बेटा हो गया? यस।
स्टेप्स लिखे, आपने लिखे? स्टेप्स लिख लो। डन। चलो ओके, बढ़िया सवाल पूछा है इसने कि 90 सेंटीमीटर होगा कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कौन बताएगा इसका जवाब? सर हमने पेरीमीटर निकाला तो हम स्क्वायर में नहीं लिखे। उसने बोला कि पेरीमीटर निकाला तो स्क्वायर में। तो अब यहाँ से मेरा सवाल पैदा होता है कि मुझे बताओ कि पेरीमीटर की यूनिट अगर मीटर है और एरिया की मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर आता कहाँ से है? तुम्हें गिवन है, मान लो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोल दिया कि स्क्वायर है शेप और हर एक साइड उसकी गिवन है, साइड गिवन है बच्चों 5 मीटर। तो तुम लोग पेरीमीटर बताओ कितना होगा, बोलो। एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 5 मीटर की है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? गाली नहीं रहे हो? 40 क्यों हो जाएगा बेटा? 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? तो 25 बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 25 क्या मीटर। खाली मीटर? मीटर मुझे ऐसे सांप जैसी साउंड सुने। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दूं? यस लिख दूं ये? इसमें Yes. इसमें ना लिखूं? ठीक है। अब मुझे अनन्या बताएगी इसमें मीटर स्क्वायर कैसे आया बेटा। क्या ये सही है? पहले ये बताओ। नहीं पता? अच्छा। वर्तिका आपको पता है? सर क्या एरिया मतलब एरिया सही लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है बेटा? अनम्यूट करके बोलो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। सर एरिया में स्क्वायर लिखते हैं ना। क्यों? मेरा वही तो सवाल है। लिखते तो हैं, मैंने मान लिया आपकी बात। क्यों लिखते हैं? कहाँ से आते हैं वो? लॉजिक क्या है उसका? राघवी बेटा आपको पता है? नहीं। ध्यान, आपको पता है? आपको पता है? ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो पता है ना? यस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहला लॉ क्या कहता है? ए रेस्ट पावर m into a रेस्ट पावर m is equals to a रेस्ट पावर m plus n। यही बोलता है, इसको सब लोग मानते हो। अब आपके सामने क्या था मल्टीप्लाई करने के लिए? 5 मीटर इंटू 5 मीटर, यही था। तो तुमने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25। ये मीटर की पावर कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, तो मीटर की पावर 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मीटर की पावर 2। समझ में आया? अगर यहाँ 3 मीटर हो जाते तो क्या आता आंसर? 3 मीटर आते, क्यूब आता। तो इसीलिए जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें क्या आता है? सेंटीमीटर या मीटर क्यूब आता है, क्योंकि उसमें एक डायमेंशन और आ जाती है। पेरीमीटर सिंगल डायमेंशन की बात होती है कि एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं हम लोग जब भी चलते हैं, ठीक है। एरिया में एक साथ 2 डायमेंशन में चलते हैं, ऐसे भी चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे भी चलते रहते हैं। एरिया मतलब स्पेस। और वॉल्यूम में ऊपर भी चलते हैं, तीसरी डायमेंशन भी आती है। इसलिए मीटर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मीटर का स्क्वायर होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है 4 × 5 मीटर, तो 4 × 5 कर देते हैं 20, मीटर की पावर 1 है तो मीटर की पावर 1 ही रहेगी। समझ में आया? पेरीमीटर में तो मीटर ही होता है। आ गया? हो गया डाउट क्लियर? पेरीमीटर हमेशा एक यूनिट में रहेगा, पर एरिया में मीटर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम में मीटर का क्यूब होगा। समझ में आ गया? अभी याद रहेगा? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Anu wants to fence the garden in front of her house on 3 sides with length 20, 12 and 12 मीटर। तो एक जगह 12, 20 है, 12 है और 12 है, ठीक है। 3 साइड को फेंस करना है उसको, पीछे की साइड फेंस नहीं करना है क्योंकि गार्डन फेंस करना है ना, पीछे तो दीवार ही है, ठीक है। दिखाई दे रही है फिगर आपको? तो यहाँ पे 12 है ऐसे, और ऐसे 20 है और ऐसे 12 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। तो कितना कितना पेरीमीटर का एरिया, सॉरी कितना पेरीमीटर वो फेंस करेगी, बताओ कितनी लेंथ पे फेंस करेगी? तो 20 + 12 + 12 कितना हो जाएगा? 44। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा? 44। तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? 44 को। तो पेरीमीटर कितना हो गया बेटा? 20 + 12 + 12 = 44 मीटर। रेट कितना दिया हुआ है बेटा? 150 पर मीटर। तो कॉस्ट कितना आ जाएगी? रेट इंटू पेरीमीटर, तो 150 × 44, तो 0, 15 4 = 60, 15 4 = 60, हाँ यही तो आएगा मेरे ख्याल से। 66,000 रुपये में वो गार्डन बनवाएगी, इतने का तो वो साल भर में गेहूं चावल आटा खरीद लेगी, फिर इसमें खेती थोड़ी करेगी। 6,600 है, देखो आंसर कितना है? 6,600। समझ में आया अनन्या बेटा? यस सर। तो मेरे सारे छोटे बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं, आज की क्लास में 7th ग्रेड की यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे मंडे को, और फिर हम वहाँ से फिर से देखेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे 2nd क्लास में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।